नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं जो सप्ताह लगातार चर्चा में रही है। पहली खबर होगी भारतीय रोग पाइथन से जुड़ी हुई। दूसरी खबर है कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर है माधव गाडगिल से संबंधित, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है, तो ये महत्वपूर्ण खबर बन जाती है। विशेष रूप से आप जानते हैं कि इनकी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी वर्ष 2011 में, जो पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित थी। तो इनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और आर्थिक समृद्धि एक ऐसी डिबेट को प्रदर्शित करते हैं जो लगातार चर्चा में रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में जिस प्रकार से जेडीबी के मॉडल को अपनाया हुआ है अलग अलग देशों ने, उसने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इन दोनों में संबंध क्या है और इस संबंध को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है और अलग करने की क्या तरीके हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो ये चार महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको एनवायरनमेंट दिस वीक दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। इन बैचेस में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जहां पर ये बैच प्रारंभ हुए हैं उसका हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9311406440, और कॉल करने के माध्यम से भी अपने बैच में एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। दो और स्थानों पर हमारे महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, दो शाखाओं पर। एक है प्रयागराज शाखा और दूसरी है लखनऊ शाखा। प्रयागराज में हिंदी माध्यम का आईएसजीएस फाउंडेशन बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। और इसके अलावा लखनऊ में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 23 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इन बैचेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान आपके लिए संभव 2025 लेकर के आया है, जिसमें आपको मिलेगा 10 दैनिक प्रेडेंस अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज, और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। चलिए आज की पहली खबर को देखते हैं, जो कि भारतीय रोग पाइथन से जुड़ी हुई है। ये खबर लगातार चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि तमिलनाडु में सामान्यतः रोग पाइथन की जो संख्या है वो या तो स्थिर रही है या घट रही है, लेकिन तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण वैली है और उस वैली में लगातार इनकी संख्या में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, और इस वैली का नाम है मोयार वैली, जो कि 3 टाइगर रिजर्व से घिरी हुई है। मोयार घाटी भी इसको कहते हैं। मोयार घाटी 3 टाइगर रिजर्व से घिरी हुई है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक हासिल कर लेते हैं। भारतीय रोक पाइथन का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइथन मोलुरस। पाइथन मोलुरस, जो कि 9 फीट तक की लंबाई तक बढ़ सकता है, और इसके जो महत्वपूर्ण शिकार रहते हैं वो किस तरह की शिकार रहते हैं, जैसे ये हिरणों का शिकार करता है और मवेशियों का भी शिकार करता है। 9 फीट तक ये बढ़ सकता है, हिरण और अन्य मवेशियों का शिकार कर सकता है। एक समय ये तमिलनाडु में आम तौर पर पाया जाता था, लेकिन आवास के नुकसान के कारण इसकी आबादी में कमी आई है, केवल एक स्थान को छोड़ करके। और कौन से स्थान को छोड़ करके? तमिलनाडु की मोयार वैली को छोड़ करके, मोयार घाटी को छोड़ करके। अगर हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस यानी संरक्षण दर्जे की बात करें, तो इसको IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में
किस श्रेणी में रखा गया है? संकटासन। संकटासन का मतलब है नियर थ्रेटन्ड श्रेणी में इसको रखा गया है, यानी इस पर निगरानी करने की आवश्यकता है। इसकी जनसंख्या की देखभाल, आबादी की देखभाल करने की आवश्यकता है। अगर उसकी देखभाल न की जाए तो इसकी संख्या बेहद कम हो सकती है। साथ ही साइट्स के जो परिशिष्ट बने हुए हैं, आप जानते हैं, जो कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा से संबंधित है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा से संबंधित है। तो इसके परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है, क्योंकि इसके व्यापार के कारण भी इसको नुकसान हो सकता है, इसकी संख्या में कमी हो सकती है, इसके कारण इसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसको रखा गया है, यानी इसकी सुरक्षा का सबसे हाईएस्ट लेवल का, सबसे उच्च स्तर का प्रबंध किया गया है भारत में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रख करके। तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में हुई। मोयार घाटी में वे कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण इंडियन रोक पाइथन की, यानी चट्टानी क्षेत्र में रहने वाले अजगर की जो आबादी है वो बढ़ रही है। तो अनुकूल परिस्थितियों के बारे में जान लेते हैं। ये जहां मोयार घाटी है, ये 3 बाघ अभयारण्यों से घिरी हुई है। 3 बाघ जो टाइगर रिजर्व है उनसे घिरी हुई है। और वे टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सथमंगलम टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। साथ ही इस वैली में जो तापमान है वो गर्मियों में 17 डिग्री सेल्सियस और माफ कीजिएगा सर्दियों में 17 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतना तापमान रहता है जो कि रोक पाइथन की बसावट के लिए, उसके रहने के लिए एक अनुकूल स्थिति का निर्माण करता है। अगर हम इस मोयार घाटी को देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़े स्तर पर रिवर बेड भी देखने को मिलता है, नदी तल भी देखने को मिलेगा। और इसमें नदी तल में उत्कृष्ट ताप नियंत्रण के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्रे की संख्या भी है, यानी इसके शिकार की संख्या भी है। मवेशियों के साथ साथ हिरणों की संख्या है, अन्य स्तनधारियों की भी संख्या यहाँ मजबूत है, जिसके कारण रोक पाइथन को पर्याप्त संख्या में शिकार भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये भी इसकी संख्या के लिए एक अनुकूल स्थिति का निर्माण करता है। जो शोध का निष्कर्ष आया है, जो इस पर शोध किया गया है, रिसर्च की गई है, वो बताती है कि 3 साल का अध्ययन जो कि वर्ष 2018 और 2020 के बीच की स्थिति को प्रकट करता है, उसमें एमटीआर यानी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, एसटीआर यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और भवानी सागर में 80 इंडिविजुअल रोक पाइथन दर्ज किए गए हैं। यानी व्यक्तिगत तौर से संख्या उनकी कितनी है? 80 है। उनकी छद्म प्रकृति, यानी अपने आप को हर तरह के माहौल में ढालने की प्रकृति, जिस प्रकार के रंग बिरंगे वातावरण में वो रहते हैं उसी तरह से अपने रंग को बदलने की प्रकृति, और पूर्व अध्ययनों की कमी के कारण जनसंख्या का अनुमान लगाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन एक अनुमान लगाया गया है 3 साल के अध्ययन के माध्यम से। इसके संरक्षण में किस प्रकार की चुनौती आती है? जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मोयार वैली के अलावा अन्य स्थानों पर तमिलनाडु में इनकी संख्या में एक गिरावट की स्थिति देखने को मिली है। और गिरावट की स्थिति का कारण है इनके आवास का विखंडन हुआ है। और आवास का विखंडन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, जो अवसंरचना निर्माण के संबंध में, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, चाहे वो रेल निर्माण से संबंधित हो, चाहे अन्य प्रकार की खनन गतिविधियां हो, इन जैसे बुनियादी बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं के कारण इनका आवास का विखंडन देखने को मिला है। और इसलिए इनके आवास को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। साथ ही ये एक खास तौर से कई तरह की वनस्पतियों पर, और विशेष रूप से जो कटीली वनस्पतियां हैं उस पर सामान्यतः रहते हैं, उस पर चढ़ करके रहते हैं। इसी तरह से एक आक्रामक विदेशी प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पर ये सामान्यतः देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल ही में यहाँ से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जो कि एक आक्रामक प्रजाति है, उसको हटाया गया है। तो इसलिए जरूरी है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के स्थान पर यहाँ देसी वनस्पति लगाई जाए, विशेष तौर से ऐसी झाड़ियां जो कि कांटेदार झाड़ियां हो और सामान्य झाड़ियां हो, क्योंकि ये सामान्य तौर से कांटेदार झाड़ियां और अन्य तरह की झाड़ियों में पर चढ़ करके रहना पसंद करते हैं। तो अगर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक वानस्पतिक प्रजाति को यहाँ से हटाया गया है, तो उसके स्थान पर दूसरी प्रजातियों को, कटीली झाड़ियों को यहाँ पर लगाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इनके संरक्षण को, इनके आवास को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और जहां पर ये रहना चाहे, जिस तरह की स्थितियों में रहना चाहे, वहां पर रह सके।
इनके संरक्षण के इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए और उसके बारे में जागरूकता भी फैलाई जाने की आवश्यकता है। अगर संरक्षण प्रयासों की बात करें तो स्थानीय आदिवासी समुदाय वन्य जीवों के साथ यहाँ पर बहुत लंबे समय तक शांतिपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में आते आए हैं, तो इनका भी सहयोग लिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अजगरों को सुरक्षित रूप से बचाने के लिए और छोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए गए हैं और लगातार उनको प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। मानव और वन्य जीवों के बीच सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाए गए हैं। इनको भी जारी रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह के संरक्षण प्रयास और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इंडियन रॉक पाइथन की जो संख्या है, उनकी जो आबादी है, उनको न केवल मोयार घाटी में बनाए रखा जा सकता है, बल्कि तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में भी बनाए रखा जा सकता है। आप जानते हैं कि अजगर एक नॉन वेनमस प्रजाति है, यानी गैर जहरीली प्रजाति है। सामान्यतः मानव के साथ उसके टकराव बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये मवेशियों को, अन्य स्तनधारियों को, हिरणों को ही अपना शिकार बनाते हैं और मानव ह्यूमन इंटरेक्शन इनका बहुत कम होता है। बहुत कम साक्ष्य भारत में ऐसे देखने को मिलते हैं जो जहां पर रॉक पाइथन सीधे तौर पर मनुष्य पर ही हमला कर दे। तो इनके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि एक तरह से आप ये सारी प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी अभिव्यक्त करती हैं। अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है कार्बन फुटप्रिंट से। कार्बन फुटप्रिंट एक ऐसा शब्द है जो लगातार चर्चा में आ रहा है, क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। तो उसी से संबंधित क्या है, कार्बन फुटप्रिंट का एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट किसी न किसी कारण से लगातार अखबारों में रहता ही है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या उत्पाद या प्रोडक्ट से होने वाले सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ये मापता है और जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान को निर्धारित करता है। चाहे आप किसी प्रकार से किसी भी तरह की गतिविधि में सुबह से शाम तक इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन सी गतिविधि में कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है। और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, परिवहन के इस्तेमाल में आप गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आपने कितना पेट्रोल खर्च किया और कितने यात्री गए, उसके हिसाब के आधार पर लगाया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति इतना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक और उदाहरण से समझ लीजिए। मान लिया एक हवाई जहाज के माध्यम से बहुत से यात्री यहाँ से लंदन जाते हैं, तो हवाई जहाज में इस्तेमाल हुए फ्यूल के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस का कितना उत्सर्जन हुआ प्रति व्यक्ति, जब आप उसका हिसाब लगाएंगे तो ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपने प्रति व्यक्ति कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट खर्च किया। इन सभी ग्रीन हाउस गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट एक मापन इनका कर लिया जाता है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट मापन के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति का, किसी प्रोडक्ट के निर्माण का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्बन फुटप्रिंट कितना है और इसके माध्यम से एक अनुमान लगाया जा सकता है। इस अनुमान के माध्यम से नीतियां तय की जा सकती हैं, नीति निर्माण में मदद मिल सकती है कि किस गतिविधि के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस का कितना उत्सर्जन हो रहा है और उसे किस प्रकार से कम करने की आवश्यकता है। मानवीय गतिविधियों में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम बेहतर नीति निर्माण कर सके, उन नीतियों को बेहतर तरीके से लागू कर सके और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का निपटारा कर सके। इसलिए कार्बन फुटप्रिंट की समस्या को समझना बेहद आवश्यक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोकार्बन जैसी गैसें होती है। कार्बन फुटप्रिंट के इस स्रोत क्या है, कहां से इनका सोर्सेस क्या है? कुछ प्रत्यक्ष उत्सर्जन के स्रोत हैं, कुछ अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के स्रोत हैं। प्रत्यक्ष उत्सर्जन के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे अगर आप ईंधन चलाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गतिविधियां चाहे जैसे वाहन चलाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोटर वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी भी जलाते हैं, ये सारे प्रत्यक्ष उत्सर्जन के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में किस प्रकार से आएगा? जैसे आपके घरों में बिजली बिजली उत्पादन कहीं और हो रहा है लेकिन आप घरों में अपनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली जलाने से भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। किसी फैक्ट्री में जब आप माल का निर्माण करते हैं, किसी विनिर्माण गतिविधि में किसी प्रोडक्ट के निर्माण में जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, किसी प्रोडक्ट की जो आप पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करने के साथ
एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका परिवहन भी करते हैं, तो परिवहन से होने वाला उत्सर्जन भी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यक्ष उत्सर्जन में डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही माल की शिपिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को पहुंचाना हवाई जहाज के माध्यम से, जलयान के माध्यम से, और उस साथ ही अपशिष्ट उत्पादन भी एक इसके उदाहरण है अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के। कार्बन फुटप्रिंट के अगर घटकों की बात करें तो घटक आपको इसके माध्यम से समझ में आ गए होंगे, लेकिन आप इसको अलग कैटेगरीज में भी देख सकते हैं। जैसे परिवहन इसका घटक है, ऊर्जा का उपयोग इसका घटक है, खाद्य एवं घरेलू उपयोग इसके घटक हैं, जल उपयोग भी इसका घटक है, और पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन भी इसका घटक है, क्योंकि इन सभी में किसी न किसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता ही है। जैसे परिवहन में आप ड्राइविंग, उड़ान और माल शिपिंग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा उपयोग में बिजली, गैस, हीटिंग और कूलिंग के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, एसी अगर आप लाते हैं तो एसी के माध्यम से भी ग्रीन हाउस गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। खाद्य एवं घरेलू उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में, पैकेजिंग में, अपशिष्ट में होता है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन। जल उपचार में, आपूर्ति के लिए ऊर्जा के इस्तेमाल में, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन और उनके निपटान में भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो ये कार्बन फुटप्रिंट के सभी घटक महत्वपूर्ण कंपोनेंट माने जाते हैं। तो इसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमें अपनी कौन सी गतिविधि को कम करने की आवश्यकता है, सीमित करने की आवश्यकता है, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर वाहन चलाने या उड़ान भरने में कमी लाई जा सकती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन हो। इसी प्रकार से आप अपने उपभोग को भी कम कर सकते हैं, यानी कम उत्पाद अगर आप खरीदते हैं तो उसके माध्यम से भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो सकता है। सामग्रियों का अगर आप पुनः उपयोग करते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं, तो उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो सकता है। संगठन के स्तर पर, कंपनियों के स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं में कई तरह के परिवर्तन ला करके, सोलर एनर्जी का प्रयोग करके, पवन एनर्जी का प्रयोग, पवन ऊर्जा का प्रयोग करके, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके आप ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको अपनी रणनीति में कम परिवर्तन करना पड़ेगा, और या आप कार्बन क्रेडिट खरीद करके भी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट की हालांकि आलोचना भी की जाती है, उसको पूरी तरह से एक सकारात्मक कदम के रूप में नहीं भी देखा जाता, क्योंकि एक जगह पर अगर इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा रही है, तो दूसरी कंपनी जो अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रही है या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रही है, वो उससे एक सर्टिफिकेट हासिल कर लेती है और उससे अपनी समस्या को प्रतिसंतुलित कर लेती है। लेकिन इससे ओवरऑल एनवायरनमेंट पर किसी प्रकार का सकारात्मक असर नहीं देखा जाता, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन ये भी एक तरीका माना जाता है कि इस तरीके से भी कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कंपनियों को एक पैसा कमाने के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर हम भूस्वामी और भूमि प्रबंधकों की बात करें तो वानिकी परियोजनाओं के माध्यम से आप जानते हैं कि जो वन है वो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के, कार्बन को अवशोषित करने के, कार्बन को संग्रहित करने के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। इसलिए वानिकी बहुत बड़े स्तर पर फॉरेस्ट खड़े करके वानिकी परियोजनाओं के माध्यम से आप कार्बन संग्रहण को मजबूत कर सकते हैं, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन को वायुमंडल में कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुनर्योजी कृषि, कृषि की एक ऐसी विधि जो कि कम से कम उर्वरकों के इस्तेमाल पर, कीटनाशकों के इस्तेमाल पर निर्भर होती है और मृदा की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखती है। तो पुनर्योजी कृषि विधि के माध्यम से भी आप कार्बन संग्रहण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और इसके कॉन्सेंट्रेशन को वायुमंडल में, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने में योगदान दे सकते हैं। तो ये हमने कार्बन फुटप्रिंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। माधव गाडगिल चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है। तो इनके बारे में जान लेते हैं और जो इनकी रिपोर्ट थी वर्ष 2011 की, उसको भी ठीक से समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट के संरक्षण में माधव गाडगिल की महत्वपूर्ण कार्य योगदान को देखते हुए 10 दिसंबर 2024 को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से इनको नवाजा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। आप जानते हैं कि माधव गाडगिल ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की थी और इसलिए इस विशेषज्ञ पैनल को, जो पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित था, इसको माधव गाडगिल आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का आकलन किया था
पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं, इसकी अवस्थिति गुजरात के दक्षिण से लेकर के इन राज्यों से होते हुए इस प्रकार से यहाँ ये पूरी पश्चिमी घाट की अवस्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। तो इनकी वर्ष 2011 में रिपोर्ट आई थी। अगस्त 2011 में इनकी रिपोर्ट थी पश्चिमी घाट से संबंधित। उस रिपोर्ट में किस तरह की सिफारिशें की गई थी? इसमें कहा गया था कि पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए और क्षेत्र को 3 पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए। एक इको सेंसिटिव जोन 1, इको सेंसिटिव जोन 2 और इको सेंसिटिव जोन 3 में विभाजित करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके और पश्चिमी घाट का जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखा जा सके, जिसके माध्यम से यहाँ रहने वाले वन्य जीव प्राणियों का भी संरक्षण बेहतर तरीके से हो सकेगा। साथ ही इनकी सिफारिश ये थी कि जो इको सेंसिटिव जोन 1 होगा उसमें खनन, उत्खनन और बड़े पैमाने की जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। लेकिन इनकी रिपोर्ट का बहुत बड़े स्तर पर राज्य स्तर पर विरोध हुआ। इसमें कई तरह की चुनौतियां आई, जैसे राज्य सरकारों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और गाडगिल ने राजनीतिक प्रतिरोध के बावजूद पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदार रिपोर्टिंग पर जोर दिया था और ये रिपोर्ट बेहद ज्यादा चर्चा में भी वर्ष 2011 में रही थी। गाडगिल ने बेहतर इंटरनेट पहुंच और अनुवाद सेवाओं, ट्रांसलेशन सर्विसेज के कारण बढ़ी जन जागरूकता पर भी प्रकाश डाला था। इनका कहना था कि जो हमारे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है या पश्चिमी घाट है उसके बारे में जन जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका कारण है इंटरनेट पहुंच और उसके साथ साथ जो हमारी ट्रांसलेशन सेवाएं, अलग अलग रिसर्च जो जर्नल है उनके बारे में बढ़ रही है, ट्रांसलेशन सेवाएं भी बढ़ रही है। यूनेस्को और सरकार की कार्रवाइयां किस प्रकार से रही थी? इस रिपोर्ट के बाद जुलाई 2022 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 2013 में के कस्तूरी रंगन समिति ने 37% जो कि पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र जो कि 59,940 वर्ग किलोमीटर बैठता है उसको पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से संवेदनशील घोषित किया था। 2014 से अब तक 5 मसूदा अधिसूचनाएं इसके बारे में जारी की जा चुकी है, लेकिन राज्य स्तरीय आपत्तियों के कारण अभी तक इसको अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। यानी 5 अधिसूचनाएं इसके बारे में जारी भी की जा चुकी है जो इको सेंसिटिव जोन से संबंधित है। वर्तमान प्रयास क्या है? वर्तमान प्रयास ये है कि एक विशेषज्ञ पैनल अप्रैल 2022 से काम कर रहा है, जिसको आप संजय कुमार के नेतृत्व में ये विशेषज्ञ पैनल है और ये संरक्षण उपायों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है। वर्तमान स्थिति इसकी ये है। तो ये रिपोर्ट बेहद ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। लगातार एक विषय चर्चा में रहता है कि हाल फिलहाल में जो हमने जीडीपी का आर्थिक मॉडल अपनाया है, यानी सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर का जो आर्थिक मॉडल अपनाया है, इसके कारण ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि बहुत बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है, वायुमंडल में उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, जिससे वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे सामने आई है। तो क्या हम एक ऐसी रणनीति नहीं अपना सकती, एक ऐसी हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी नहीं अपना सकते जो कि अर्थव्यवस्था की विकास की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और साथ ही जो पर्यावरणीय डिग्रेडेशन है, जो पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है वो भी ना हो। तो इस पर वर्ष 2023-24 का हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसने भी कुछ महत्वपूर्ण बात रखी है। तो उन बातों को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। वियुग्मन, डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर डीकपलिंग का मतलब है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय असंतुलन, पर्यावरणीय हानि को आपस में अलग कर दिया जाना चाहिए। भारत की आवश्यकता है कि वो आर्थिक विकास करे, तो उसे आर्थिक विकास करने के लिए लगातार कई तरह की अपनी विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन उन विकासात्मक गतिविधियों को अगर हम इस तरह से बढ़ाएं कि उसके माध्यम से पर्यावरणीय हानि ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि दोनों चीजों को यानी पर्यावरणीय हानि और आर्थिक समृद्धि को हमने अलग अलग कर दिया, वियुग्मित कर दिया, यानी डीकपलिंग उनकी कर दी, वियुग्मन उनका कर दिया। यही वियुग्मन की अवधारणा है। परिभाषा इसकी क्या है? वियुग्मन यानी डीकपलिंग। इसका तात्पर्य है आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को तोड़ना। यानी सामान्यतः ये माना जाता है कि आर्थिक विकास करेंगे तो पर्यावरणीय गिरावट भी होगी, तो इनके बीच अगर संबंध को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो वही है डीकपलिंग यानी वियुग्मन। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विकास ने औद्योगिक गतिविधि
और ऊर्जा खपत में वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को बढ़ावा दिया है। और इसके कारण अगर हम भविष्य में पर्यावरणीय गिरावट को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी माना जाता है कि आर्थिक विकास पर किसी न किसी तरह का निर्बंधन हमें लगाने की आवश्यकता है, या अगर हम अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार से करने में सक्षम हो जाए कि वो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, यानी हरित अर्थव्यवस्था की तरफ अगर हम बढ़ जाए तो ये वियुग्मन हम हासिल कर सकते हैं। वियुग्मन के अगर प्रकारों को देखें तो दो प्रकार होते हैं। एक है पूर्ण वियुग्मन यानी एब्सोल्यूट डीकपलिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है जबकि उत्सर्जन घटता है, यानी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, उसकी समृद्धि दर बढ़ रही है, लेकिन जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो नीचे आ रहा है। ये उस स्थिति को प्रकट करता है कि इन दोनों के बीच संबंध को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय गिरावट के बीच किसी प्रकार का कुछ संबंध ही नहीं रहा। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डीकपलिंग यानी पूर्ण वियुग्मन। ये सतत विकास के लिए एक आदर्श स्थिति को प्रकट करता है। दूसरी स्थिति क्या है? सापेक्ष डीकपलिंग यानी रिलेटिव डीकपलिंग। सापेक्ष वियुग्मन ये तब होता है जब सकल घरेलू उत्पाद और उत्सर्जन दोनों बढ़ते हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि है, समृद्धि है, वो उत्सर्जन वृद्धि से अधिक हो जाती है। मान लिया सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि है वो 5%, 6% या 7% हो रही है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस में जो वृद्धि है वो कितनी हो रही है? वो 1%, 2% या 3% हो रही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच संबंध तो है, लेकिन सापेक्ष रूप से समृद्धि दर ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेस की स्थिति कम है, उनके उत्सर्जन की स्थिति कम है। ये प्रगति दर्शाता है, लेकिन ये प्रगति बढ़ते हुए उत्सर्जन के साथ दिखाता है। तो इसको हम कहते हैं सापेक्ष वियुग्मन यानी रिलेटिव डीकपलिंग। वर्तमान वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है इस डीकपलिंग को लेकर के? आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 का इसमें ये बताता है कि भारत की जो जीडीपी समृद्धि दर है वो वर्ष 2005 से वर्ष 2019 के बीच 7% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वर्ष 2005 से वर्ष 2019 के बीच 7% की रही है, जबकि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का कितना रहा है? 4% का रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि भारत में सापेक्ष वियुग्मन की स्थिति है, यानी रिलेटिव डीकपलिंग की स्थिति है। 1990 के बाद से भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 6 गुना बढ़ा है, जबकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन केवल 3 गुना बढ़ा है। ये भी रिलेटिव डीकपलिंग की स्थिति को प्रकट करता है। यही भारत में वियुग्मन की एक प्रकृति। भारत ने सापेक्षिक वियुग्मन हासिल कर लिया है, जहां उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में ये बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन अभी तक भारत ने एब्सोल्यूट वियुग्मन, एब्सोल्यूट जो डीकपलिंग है उसकी स्थिति को हासिल नहीं किया है। ये भारत की स्थिति है। अगर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में ये डीकपलिंग की क्या स्थिति है, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय गिरावट की क्या स्थिति है, तो इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि और विनिर्माण। कृषि में आप जानते हैं कि जो पशुधन है, चाहे उर्वरकों का उपयोग है, ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पशुधन और उर्वरक के उपयोग के कारण मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान होता है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में ऊर्जा खपत और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण कार्बन उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। इन क्षेत्रों में अगर हम सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रोस वैल्यू एडिड की बात करें, ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब क्या है? कि जो टोटल आउटपुट है उससे आप इंटरमीडिएट वैल्यू है वो निकाल देंगे, तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडिड आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट अगर हम उसमें से चीजों पर खर्च निकाल दें तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडिड आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि क्षेत्र है चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो, उसमें सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए की वृद्धि उत्सर्जन वृद्धि से अधिक हो गई है। यह क्षेत्रीय स्तर पर एक सापेक्ष वियुग्मन की स्थिति को इंगित करता है, यानी भारत में जो कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि दर है वो ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है और इनके माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो कम है। इसका मतलब इन क्षेत्रों में भी एक सापेक्ष वियुग्मन की स्थिति है, एक रिलेटिव डीकपलिंग की स्थिति देखने को मिलती है।
इसके सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से हो सकते हैं सतत विकास के लिए, इस पूरी स्थिति के निहितार्थ क्या है, यानी जो रिलेटिव डीकपलिंग है भारत में, इसके किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव है। ये स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है, स्टेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है। जो सापेक्ष वियुग्मन प्राप्त करने से सीधे तौर पर पता चलता है कि भारत पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता है, जो वर्ष 2015 में पेरिस में हुआ था, उसके जो लक्ष्य है, उसका जो लक्ष्य है वो वैश्विक औसत तथा सतही तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने तक रोकना है, उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और उसी के अनुरूप भारत की ये गतिविधियां हैं जो रिलेटिव डीकपलिंग के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। तो भारत की ये जलवायु प्रतिबद्धता को भी अभिव्यक्त करता है रिलेटिव डीकपलिंग। आगे की चुनौतियां किस प्रकार की हैं? पूर्ण वियुग्मन से संबंधित स्थिति को प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को बनाए रखते हुए शून्य या नकारात्मक उत्सर्जन प्राप्त करना भारत में कठिन बना हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत की अगर विकासशील स्थिति और बढ़ती ऊर्जा मांग को देखें तो इस परिवर्तन को बेहद ज्यादा जटिल बना देती है, क्योंकि भारत की एक विकासशील स्थिति है और भारत में ऊर्जा की मांग भी बहुत बड़े स्तर पर बनी हुई है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। इसलिए एब्सोल्यूट डीकपलिंग भारत में हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी दूर करना, जीवन स्तर में सुधार करना और ऊर्जा गरीबी को कम करना भारत की आर्थिक आवश्यकताएं हैं। ये भी कारण है कि भारत में एब्सोल्यूट डीकपलिंग हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे का रास्ता किस प्रकार का हो सकता है जो नीतिगत उपायों के माध्यम से हासिल किया जाए? एक तो भारत को नवीकरणीय ऊर्जा साधनों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सौर ऊर्जा परियोजनाएं और पवन ऊर्जा परियोजनाएं खास हो जाती हैं। साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वो उद्योग हो चाहे घर है। उसमें भारत को ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को उत्सर्जन नियंत्रण विनियम भी अपनाने चाहिए, रेगुलेशंस भी अपनाने चाहिए। उद्योग और परिवहन क्षेत्रों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड भारत को लागू करना चाहिए। अगर हम दीर्घकालिक लक्ष्यों की बात करें तो भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य में हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना भारत का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम पूर्णतः वियुग्मन यानी एब्सोल्यूट डीकपलिंग के उद्देश्य को हासिल कर सकें। एकीकृत जलवायु नीतियों, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट पॉलिसीज के माध्यम से आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन पर भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर भारत इन सभी कदमों को उठाता है तो भारत एब्सोल्यूट डीकपलिंग, जो कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय गिरावट में एक संपूर्ण विच्छेदन को प्रकट करता है, उस स्थिति की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। प्रश्न क्या है? भारतीय रोक पाइथन को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन क्या है? संकटग्रस्त, सुभेद्य, संकटासन, नियर थ्रेटेंड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष उत्सर्जन का उदाहरण है? ऑप्शन ए गैसोलीन से चलने वाली कार चलाना, आयातित सामान खरीदना, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करना, पैकेज्ड फूड का सेवन करना। तीसरा प्रश्न है, 10 दिसंबर 2024 को माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है नोबेल शांति पुरस्कार, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी अवार्ड, ग्रीन अर्थ ओनर या चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चौथा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत ने आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में किस प्रकार का डीकपलिंग यानी वियुग्मन हासिल किया है? आपके ऑप्शन है पूर्ण वियुग्मन, सापेक्ष वियुग्मन, क्षेत्रगत वियुग्मन या कोई वियुग्मन नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।